नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। सभी मित्रों का, सभी भावी अध्यापक अध्यापिकाओं का जायसवाल सर का नमन है। दोस्तों, आप सभी भावी अध्यापकों का दोस्तों, आप लोगों का क्या कहना, आप लोग राष्ट्र निर्माता में सहयोग हैं। शिक्षक का बहुत बड़ा योगदान होता है राष्ट्र के निर्माण में। और आज जो प्रश्न बात करेंगे, आपकी हिंदी की बात करेंगे, भाषा की बात करेंगे दोस्तों, लैंग्वेज की। अगर आपने हिंदी सेलेक्ट किया है तो आपके लिए मॉडल पेपर है, मॉक टेस्ट है, 30 नंबर का मॉक टेस्ट है दोस्तों। और आपके सिलेबस के अनुसार मॉडल पेपर है। जैसे आपके एग्जाम में आने हैं, टारगेट 30 ऑफ 30 है। और 9th आपका मॉडल पेपर है, 9th आपका प्रैक्टिस सेट है। हिंदी की बात करेंगे, इसके पिछले मॉडल पेपर देखना चाहते हैं, आपके आई बटन पे लिंक आएगा दोस्तों। मॉडल पेपर इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जैसे आपके एग्जाम में आना है वैसे ही हम लेकर आ रहे हैं आपके सिलेबस में, आपके वीडियो के माध्यम से। तो पहला यहाँ पर देखेंगे पद्यांश क्या दिया हुआ है। और यह पद्यांश शिक्षक भर्ती में पूछा गया प्रश्न है, यानी सी टेट जुलाई 2013 में पूछा गया था। तो आपके एमपी टेट, यूपी टेट री एग्जाम के लिए चांसेस ज़्यादा हैं। पद्यांश यह था, बाई जायसवाल कोचिंग सेंटर। पूछो किसी भाग्यवादी से, यदि विधि अंक प्रबल है, पद पर क्यों देती ना स्वयं वसुधा निज रतन उगल है। 4 लाइनों की एक कविता है, पद्यांश है। और इस कविता के माध्यम से आइए प्रश्नों को जानते हैं। पहला प्रश्न इस कविता के माध्यम से है कि प्रा उपसर्ग से बनने वाले शब्द समूह कौन से हैं। प्रा उपसर्ग से बनने वाला शब्द समूह का चयन करना है दोस्तों। प्रत्युत्तर, प्रदेश, प्रपथ, प्रत्येक, प्रभाव, प्रदेश। और आपका दिया हुआ है, क्या दिया है, प्रसाद, प्रत्येक, प्रपथ, प्रभाव, प्रदेश, प्रपथ। प्रा उपसर्ग वाले शब्द समूह को हमें चुनना है। तो उम्मीद है आप लोग चुन ली होंगी अभी तक, कमेंट के माध्यम जरूर बता देंगे। तो प्रभाव, प्रदेश और प्रपथ। देखिए, प्रभाव में प्राधन भाव कर देंगे, ठीक है, प्रभाव आ जाएगा। प्रदेश में प्राधन देश कर देंगे, प्रा का उपसर्ग निकल आएगा, ठीक है। और इसी प्रकार आपके प्रपत्र में प्राधन पत्र कर देंगे तो आपका निकल आएगा। पत्र अलग हो गया, भाव, देश, ये प्रा तीनों में उपसर्ग निकल आया। तो राइट ऑप्शन आपका 4th हो जाएगा। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन इस कविता के माध्यम से। इस पद्यांश का अपठित पद्यांश है आपका। कवि ने किसकी महिमा का खंडन किया है। कवि ने किसकी महिमा का खंडन किया है दोस्तों। पूछो किसी भाग्यवादी से, यदि विधि अंक प्रबल है, पद पर क्यों देती ना स्वयं वसुधा निज रतन उगल है। तो कवि ने किसकी महिमा का खंडन किया है दोस्तों। रत्नों की, विधि के, विधान के, भाग्यवाद का या वसुधा का। दोस्तों, यह पद्यांश गद्यांश आपको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही पद्यांश गद्यांश अगर आ गया तो सभी नंबर आपके पक्के हैं, यानी 30 में 30 पक्का बिल्कुल है। क्योंकि गद्यांश पद्यांश के 15 प्रश्न होते हैं। 15 प्रश्न आपके हिंदी शिक्षण शास्त्र के सिलेबस में जो दिया है दोस्तों, उसी को लेकर तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि सिलेक्शन का दूसरा नाम जायसवाल कोचिंग सेंटर है। कवि ने किसकी महिमा का खंडन किया है दोस्तों। तो आपकी इस कविता के माध्यम से आपके पद्यांश में जो है राइट ऑप्शन जो हो जाएगा दोस्तों, वह यह होगा भागवाद का। कवि ने किसकी महिमा का खंडन किया है, भागवाद। पूछो किसी भागवादी से, तो भागवाद का यहाँ पे कवि ने खंडन कर दिया है। अगला प्रश्न ले रहे हैं दोस्तों, विधि अंक से तात्पर्य है। जो विधि अंक है इससे क्या तात्पर्य है। न्यायवादी है, न्याय अंक है, विधाता लिखा होना या भाग का लिखा होना। तो विधि अंक से क्या तात्पर्य है आपकी इस पद्यांश में। तो राइट आंसर, सटीक आंसर जान लेते हैं। अगर आप लोगों को पता है तो कमेंट के माध्यम जरूर बता सकते हैं। विधि अंक से तात्पर्य है भाग का लिखा हुआ। क्या होगा, विधि अंक का मतलब है यहाँ पे जो है, यदि विधि अंक प्रबल है, यानी भाग में जो लिखा हुआ है। पूछो किसी भागवादी से, यानी भागवादी से पूछना है, यदि विधि अंक प्रबल है, जो विधि में लिखा हुआ है वह आपका अगर प्रबल है, तो विधि अंक से तात्पर्य यही है कि भाग में जो लिखा हुआ है, भाग का लिखा हुआ। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या दोस्तों पूछा गया है इस आपके, क्योंकि 6 प्रश्न लेंगे आपकी इस पद्यांश से। 6 में से 4th नंबर चौथा प्रश्न है कि कवि के अनुसार यदि भाग ही सब कुछ होता है तो क्या होता। दोस्तों, कवि के अनुसार अगर भाग ही सब कुछ होता तो क्या होता। पद पर क्यों देती ना स्वयं वसुधा निज रतन उगल है। तो राइट आंसर क्या होगा, कवि के अनुसार यदि भाग ही सब कुछ होता है तो सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। सही आंसर हो जाएगा, धरती स्वयं ही रत्नरूपी संपत्ति उगल देगी। कवि के अनुसार यदि भाग ही सब कुछ होता है तो धरती स्वयं ही रत्नरूपी संपत्ति उगल देगी, ठीक है।
आपकी जो लास्ट लाइन है, वसुधा निज रतन उगल है, मतलब यही होगा धरती स्वयं ही रत्न रूपी आपकी संपत्ति उगल देगी। फोर्थ ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 2 प्रश्न और बचे हैं इस आपके पद्यांश से, इसके बाद गद्यांश लेंगे। इसके बाद 15 महत्वपूर्ण प्रश्न आपके शिक्षण शास्त्र के होंगे। तुकबंदी के कारण कौन सा शब्द बदले हुए रूप में प्रयुक्त हुआ है? तुकबंदी के कारण, अब तुकबंदी के कारण कौन सा शब्द जो बदले हुए रूप में प्रयुक्त हुआ है, तो वह शब्द कौन सा है दोस्तों? वह शब्द कौन सा? क्या वह उगल है, रतन है, प्रबल है, स्वयं है? तो तुकबंदी के कारण जो शब्द बदले हुए रूप में प्रयुक्त हुआ है वह आपका रतन है। ठीक है, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ठीक है, जो यहाँ पे वसुधा निज रतन उगल है, तो आपका रतन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, इनमें से कौन सा वसुधा का समानार्थी है? अब वसुधा का समानार्थी जलधि है, वसुंधरा है, महीप है या वारिधि है? तो इनमें से वसुधा का जो समानार्थी हो जाएगा दोस्तों, वह आपका हो जाएगा वसुंधरा हो जाएगा, यानी राइट ऑप्शन आपका सेकंड हो जाएगा। अब बात करेंगे आपके गद्यांश के। गद्यांश शुरू करने से पहले उम्मीद यही कि आप सभी लोग भावी अध्यापक अध्यापिकाओं को जय हिंद, इंकलाब जिंदाबाद। दोस्तों एनर्जी कायम रखिएगा, क्योंकि यही एनर्जी आपको सिलेक्शन तक लेके जाएगी। और वीडियो को लाइक शेयर करते रहें दोस्तों। गद्यांश की बात करेंगे कि सभ्यता के पुराने दस्तावेज के रूप में खंडहरों व भूमिगत सामग्रियों को देखा जाता है। जब व्यक्ति अपने आप को सामाजिक जीवन में ढालने लगा, तब से वह समग्र एकता में प्रदर्शित होता है। इस प्रदर्शन की सीमा को हड़प्पा व मोहनजोदड़ो से प्राप्त वस्तुओं से जान सकते हैं। अब आप समझ चुके होंगे ये गद्यांश आपका किससे रिलेटेड है। ठीक है, आपकी सभ्यताओं कहानियों से रिलेटेड है, वैदिक युग से संबंधित आपकी है, अव्यक्त में ऋग्वेद के रूप में मिलती है, ये भी है। ठीक है, ये आपकी गद्यांश था। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने वीडियो पॉज करके धीरे धीरे सभी गद्यांश को पढ़ लिया होगा। 3 से 4 मिनट में इस गद्यांश को पढ़ना है दोस्तों। अमूमन तो 2 से 3 मिनट आप लोग जल्दी से पढ़ लेंगे एग्जाम टाइम पर, एग्जाम हॉल पर। और एक प्रश्न ले रहे हैं आपके इस गद्यांश से। प्रश्न आपका यह है कि संस्कृत को किन भाषाओं की जननी बताया गया है? आपके इस गद्यांश में संस्कृत को किन भाषाओं की जननी बताया गया है? तो यहाँ पर देख लेते हैं किन किन भाषाओं को जननी बताया गया है। आइए देख लेते हैं संस्कृत को किन भाषाओं की जननी बताया गया है। ठीक है, अब ये लाइन हमें क्या है, खोजना पड़ेगा दोस्तों। ठीक है, जब हम खोजेंगे तभी हमें पता चल जाएगा कि किन किन की जननी बताया गया है। तो संस्कृत के रूप में जाना गया है, और ये लाइन देखेंगे संस्कृत रूप में जाना जाता है। वैदिक युग में मानव जंगल से निकलकर ग्रामीण संस्कृत का निर्माण किया तथा समाज ने प्राकृतिक रूपों को ही अपने के इष्ट के रूप में स्वीकार कर लिया। ठीक है, अभी तो हमारा आंसर अभी नहीं मिल पाया है। ठीक है दोस्तों, संस्कृत भाषा की प्राथमिक जीवित रचना के रूप में ऋग्वेद या शास्त्रीय संस्कृत भाषा का संबंध है। देखिए दोस्तों, मैं पहले से खोज कर नहीं रखता, डायरेक्टली मैं आपको गद्यांश लेकर आता हूँ और डायरेक्टली आंसर खोजता हूँ आपके सामने। क्योंकि आपको अनुभव चाहिए, आपको प्रैक्टिस चाहिए, आपको पता होना चाहिए वाकई में खोजने में मेहनत होता है। इसलिए आप लोग जायसवाल सर के साथ जुड़े रहें, सभी वीडियोज देखें दोस्तों। तो संस्कृत भाषा अपनी समस्त स्थितियों में प्रयुक्त बहुल भाषा है, परंतु वेदों में जो रूप प्रयुक्त हुए हैं उनमें बाद में दिनों में अंतर। यही कारण है कि वैदिक भाषा का प्रभाव बाद में दिनों दिनों अन्य भाषाओं में देखा जा सकता है, क्योंकि संस्कृत ही इन भाषाओं की जननी है। वर्तमान में भारतीय संविधान में संग्रहित सभी भाषाओं का प्रभाव देखा गया। तो यहाँ पे देखेंगे क्योंकि संस्कृत ही इन भाषाओं की जननी कौन कौन सी है, यही कारण कि वैदिक भाषा का प्रभाव अन्य भाषाओं देखने को मिलता है। तो वैदिक भाषाओं के संबंधित है। अब ऑप्शन देखेंगे का है संस्कृत को किन भाषाओं की जननी बताया गया है, तो आप लोग देखेंगे मैंने एक वैदिक भाषा की बात आई, वैदिक भाषा की बात आई, तो आपका राइट ऑप्शन आपका सेकंड हो जाएगा। देखिए हमने खोजा और खोज कर आंसर निकाला। सभ्यता के पुराने दस्तावेज के तौर पर किसे देखा जा सकता है? जो सभ्यता के पुराने दस्तावेज है उसके तौर पर किन्हें देखा जा सकता है? तो पुराने खंडहर और भूमिगत सामग्री दोनों को देखा जा सकता है। आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। 1 और 2 क्या खोजें? क्या इस प्रश्न को खोज कर दिखाना है? नहीं दोस्तों, आप लोग इसको खोजिए। अगला प्रश्न खोजते हैं। अगला प्रश्न आपकी इस गद्यांश से खोजेंगे, और हो सकता है जो आप प्रश्न का आंसर डायरेक्टली जान चुके हैं और यही प्रश्न यही गद्यांश आ गया, तो भैया समझ लीजिए ऑफर आपके लिए है। ऑफर है, अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी होगी आपके लिए। किसी सभ्यता के सामाजिक जीवन के बारे में किससे पता चलता है? किसी भी कोई भी सभ्यता है दोस्तों, सामाजिक जीवन के अगर बारे में किससे पता चलता है, किसके द्वारा पता हो सकता है? देखिए अधपके खिलौने से, सिक्कों से, मोहरों से, तो इन सभी से होता है। इस गद्यांश में दिया गया इन सभी से होगा।
किस युग में मानव ने ग्रामीण संस्कृति का निर्माण किया है? हड़प्पा युग में किया है, मोहनजोदड़ो युग में, वैदिक युग में, इनमें से कोई नहीं। तो मानव ने ग्रामीण संस्कृति का निर्माण किया। अब इस प्रश्न को हम ढूंढेंगे, इस प्रश्न को ढूंढेंगे कि मानव ने ग्रामीण जो संस्कृति का निर्माण किया है, ठीक है। देखिए यहाँ पे वैदिक युग में मानव ने जंगल से निकलकर ग्रामीण संस्कृति का निर्माण किया तथा समाज ने प्राकृतिक रूपों ही अपने इष्ट के रूप में स्वीकार किया, ठीक है। तो वैदिक युग में मानव ने जंगलों से निकलकर यहाँ पे प्राप्त किया है, ठीक है। और प्रश्न क्या पूछा गया है? प्रश्न क्या पूछा गया है? किस युग में मानव ने ग्रामीण संस्कृति का निर्माण किया? तो वैदिक युग की बात आई, वैदिक युग की बात आई। अभी हमने आपको दिखाया, तो वैदिक युग यानी राइट ऑप्शन आपका थर्ड हो जाएगा। अब देख लेते हैं अगला प्रश्न क्या है। इस आपके गद्यांश से, अपठित गद्यांश से सभी मित्रों को जय हिंद, इंकलाब। दोस्तों सभी मित्रों को जय माता दी। और नवरात्रि का पर्व आने वाला है, सभी को बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। और यह नवरात्रि आपको लिए एक दुगनी एनर्जी के साथ तैयारी के लिए आपको तत्पर रहें दोस्तों, आपको एनर्जी मिले। माता जी से यही आशीर्वाद है कि आप देते रहें सभी मेरे भाई बहनों को कि एक अगले साल एक सरकारी सीट के रूप में। दोस्तों कौन सी सभ्यता पहले विद्यमान थी? कौन सी सभ्यता जो है आपके पहले विद्यमान थी? ग्रामीण सभ्यता, नागरीय सभ्यता, उपरोक्त दोनों एक साथ विद्यमान थी? कौन सा होगा राइट आंसर? अभी हमने आपको बताया था। तो जो दोस्तों सभ्यता है, नगरीय सभ्यता जो है सबसे पहले विद्यमान थी। नगरीय सभ्यता जो है आपके सबसे पहले विद्यमान थी। कौन सी विश्व की पहली साहित्यिक रचना मानी जाती है? विश्व की साहित्यिक रचना मानी जाती है, पहली रचना। दोस्तों बहुत ही लाजवाब प्रश्न है। तो आपके ऋग्वेद जो है, ऋग्वेद को दोस्तों विश्व की पहली साहित्यिक रचना मानी जाती। सभी लोग नोट कर लेंगे मेरे भाई बहन, बहुत ही लाजवाब प्रश्न था। और अगला प्रश्न यह है, प्राथमिक शब्द कौन सा है? विश्लेषण होता है, विशेषण होता है, क्रिया होता है, क्रिया विशेषण होता है, या संज्ञा होती है। जब भी मैं संज्ञा का जिक्र करता हूँ, आपके अंदर एक गुदगुदी होती होगी कि शायद संज्ञा होगा, लेकिन प्राथमिक शब्द आपका विशेषण कहलाएगा। ने राइट ऑप्शन आपका फर्स्ट हो जाएगा। अधपका में कौन सा समास होगा? अधपका आपका एक शब्द आया है इस गद्यांश में, इसमें कौन सा समास होगा? कैसा अधपका है? ना इधर का ना उधर का, ना पका है ना कच्चा है, अधपका शब्द। तो देखिए अर्थ अलग है, शब्दों का समास अलग होता है, और समास आप लोगों को गहराई से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। तो अधपका में आपका कर्मधारय समास हो जाएगा, यानी कि राइट ऑप्शन आपका 4 हो जाएगा। अधपका क्यों है? उसके कर्म के आधार पर वो अधपका है, ठीक है, पूरा पका नहीं, सिर्फ उसका कर्म के आधार पर। तो आपका कर्मधारय समास हो जाएगा। डायरेक्टली इनडायरेक्टली सब कुछ हम देख सकते हैं। प्रस्तुत गद्यांश में ईस्ट जो शब्द आया है, इसका तात्पर्य क्या है? गद्यांश में एक जगह ईस्ट आपका शब्द आया है, इसका तात्पर्य क्या हो सकता है? इच्छित, ईर्ष्या, ईश्वर, असुर। तो हम गद्यांश के माध्यम से जानेंगे। प्रस्तुत गद्यांश में इष्ट का तात्पर्य आपका ईश्वर से है, यानी राइट ऑप्शन आपका थर्ड हो जाएगा। क्या है आपको? देखिए दोस्तों, शिक्षण शास्त्र के 15 प्रश्न जानना चाहते हैं क्या भैया? 30 में 30 लाना चाहते हैं तो सभी का वेलकम है। वीडियो लाइक कराइए, आगे प्रश्न को देखते हैं। वीडियो लाइक कराइएगा, वीडियो लाइक करके आइएगा मेरे सभी प्यारे मित्र, शिक्षक बंधु, वीडियो लाइक कराइएगा। और प्रश्न आ चुका है, पहला प्रश्न शिक्षण शास्त्र का, कि कक्षा विनय प्रणाली किस शिक्षण विधि में इसका नाम लिया जाता है? जो कक्षा विनय प्रणाली है आपके शिक्षण विधि में नाम लिया जाता है। नाटक शिक्षण विधि में, कहानी शिक्षण विधि में, लेखन में, भाषण में। दोस्तों तो कक्षा विनय प्रणाली जो है आपके किस शिक्षण विधि में नाम लिया जाता है? तो नाटक शिक्षण में विधि में नाम लिया जाता है। सेकंड ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। दोस्तों आप लोग भी कमेंट के द्वारा बता सकते हैं, अपना स्कोर जरूर चेक करें, क्योंकि यही वह माध्यम है जहां पर आप लोग चेक कर सकते हैं 30 में आप लोग कितना मार पा रहे हैं। क्योंकि वहां पे एग्जाम टाइम पर आप फिर बाद में पछताएंगे दोस्तों। अगला प्रश्न देख लेते हैं, किस विधि में कक्षा के स्थानों पर प्रयोगशाला होती है? कक्षा के स्थान पर प्रयोगशाला होती कौन सी विधि पर होती है? प्रत्यक्ष विधि पर, प्रयोजना विधि पर, अप्रत्यक्ष विधि पर, डाल्टन विधि पर। तो कक्षा के स्थान पर प्रयोगशाला होती है आपके डाल्टन विधि पर होती है। फोर्थ ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख रहे हैं, गद्य के कौन से पाठ रूप में मौनवाचन अनुपयुक्त होता है? आपके गद्य में कौन से जो है पाठ रूप में मौनवाचन अनुपयुक्त होता है? कहानी, जीवनी, आत्मकथा, संवाद।
तो गद्य के आपके संवाद जो है, संवाद से पाठ रूप में मौन वाचन अनुपयुक्त होता है, तो संवाद हो जाएगा। राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आ चुका है। सभी शिक्षक बंधुओं का वेलकम, अभिनंदन है आपके अपने शिक्षक भर्ती चैनल पर। हिंदी शिक्षण में किस सहायक सामग्री का अधिक महत्व है दोस्तों? हिंदी शिक्षण में किस सहायक सामग्री का, देखिए हिंदी शिक्षण तो है लेकिन उसमें सहायक सामग्री का अधिक महत्व, इम्पोर्टेंट क्या बताया गया है? क्या वह ग्राफ है, रेडियो है, चित्र है या श्यामपट्ट है? तो हिंदी शिक्षण में सहायक सामग्री के रूप में आपका श्यामपट्ट ही होगा, यानी फोर्थ ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख ले रहे हैं। पूर्व श्रुत ध्वनियों के प्रतीक लिपिबद्ध शब्दों को पढ़कर अर्थ ग्रहण करने की प्रक्रिया कहलाती है। लाजवाब प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि पूर्व श्रुत ध्वनियों के प्रतीक लिपिबद्ध शब्दों को पढ़कर अर्थ ग्रहण करने की प्रक्रिया कहलाती है, वाचन कहलाती है। पूर्व श्रुत ध्वनियों के प्रतीक लिपिबद्ध शब्दों को पढ़कर, पूर्व श्रुत यानी पहले जो सुनी हुई ध्वनियाँ होती हैं उनको प्रतीक लिपि शब्दों को पढ़कर अर्थ ग्रहण करने की प्रक्रिया ही आपकी वाचन यानी क्या कहलाता है? वाचन का अर्थ होता है लर्निंग, यानी कि पढ़ना होता है दोस्तों। ठीक है, अगला प्रश्न देख रहे हैं। अगला प्रश्न स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न क्या पूछा जा रहा है देखेंगे, प्रश्न को ध्यानपूर्वक सभी प्रश्नों को देखेंगे। शिक्षण की सबसे प्राचीन विधि कौन सी मानी जाती है दोस्तों? शिक्षण की सबसे प्राचीन विधि व्याख्यान विधि, हार्वटी विधि, दृष्टांत विधि, प्रश्नोत्तर विधि। तो हिंदी शिक्षण की सबसे प्राचीन विधि आपकी व्याख्यान विधि मानी जाती है। अगला प्रश्न क्या है स्क्रीन पर है, प्रश्नों को देखेंगे और प्रश्न को देखकर ही लाइक कर देंगे दोस्तों आप लोग। भाषा शिक्षण में वाचन से पूर्व लेखन की शिक्षा का प्रतिपादन किया। भाषा शिक्षण में जो है आपके वाचन से पूर्व लेखन की शिक्षा का प्रतिपादन किया। मॉन्टेसरी ने किया, हेलेन पार्क हर्श ने किया, फ्रोबेल ने किया या आपके हेनरी कॉल्डवेज कुक ने किया। तो दोस्तों भाषा शिक्षण में वाचन से पूर्व यानी बोलने पढ़ने से पहले आपके लेखन की शिक्षा का प्रतिपादन आपके मॉन्टेसरी ने किया। ठीक है, मॉन्टेसरी शिक्षा प्रणाली में आपको मिल जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे क्या पूछा जा रहा है। प्राथमिक स्तर पर कविता शिक्षण की उपयुक्त प्रणाली कौन सी है? प्राथमिक स्तर की बात की गई 1 से लेकर 5 तक के विद्यालय कक्षा की विद्यालयों में। तो प्राथमिक स्तर पर कविता शिक्षण की उपयुक्त प्रणाली जो है आपकी गीत और अभिनय प्रणाली होती है। अगला प्रश्न देखेंगे, इसके पहले उम्मीद है वीडियो को लाइक कर देंगे आप सभी लोग। प्रश्न आइए देख लेते हैं। भाषा शिक्षण की नवीन पद्धतियों में विशेष बल दिया जाता है। जो आपकी भाषा शिक्षण की नवीन पद्धतियां होती हैं उनमें विशेष बल दिया जाता है। शिक्षक की क्रियाशीलता पर बल दिया जाता है, बालक की स्वतंत्रता पर, बालक व शिक्षक की क्रियाशीलता पर या बालक की क्रियाशीलता पर। देखिए दोस्तों भाषा शिक्षण की जो नवीन पद्धतियां हैं विशेष जो बल दिया जाता है बालक व शिक्षक दोनों की क्रियाशीलता पर बल दिया जाता है, बालक की क्रियाशीलता पर भी और आपके शिक्षक की क्रियाशीलता पर भी। अगला प्रश्न देखेंगे क्या प्रश्न है। अभिक्रमित अनुदेशन शिक्षण विधि में प्रमुखता है। जो आपके अभिक्रमित अनुदेशन शिक्षण विधियां होती हैं उनमें क्या प्रमुखता क्या होती है? छोटे पदों का सिद्धांत, तत्पर अनुक्रिया का सिद्धांत, तत्काल पुष्टि का सिद्धांत या आपके उपयुक्त सभी। तो अभिक्रमित अनुदेशन शिक्षण विधि में जो प्रमुखता होती है उसमें छोटे पदों का सिद्धांत की प्रमुखता होती है, तत्पर अनुक्रिया के सिद्धांत की प्रमुखता होती है और आपके तत्काल पुष्टि सिद्धांत की प्रमुखता होती है, यानी उपयुक्त सभी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, टेलीग्राम में जरूर सर्च करें जायसवाल कोचिंग सेंटर, वहाँ पे नोट्स PDF फाइल आपको फ्री में मिलते हैं, क्योंकि राष्ट्र हित में शिक्षा की बात जायसवाल कोचिंग सेंटर करते हैं और मैं यानी कि जायसवाल सर करते हैं दोस्तों। उसने पढ़ा, उसने खाया और उसने चीख कहा गया। ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। उसने पढ़ा, उसने खाया और उसने चीखा कहा गया। नियम का उल्लंघन है, संदर्भ की समझ न होना या नियम कंठस्थ न होना या नियमों का अति सामान्यीकरण। उसने पढ़ा, उसने खाया और उसने चीखा। ठीक है दोस्तों, पढ़ा, खाया और चीखा। तो ये आपका जो शब्द है, ये जो लाइन है, ये आपका संदर्भ की समझ ना होना ऐसे हो सकता है। संदर्भ की समझ नहीं है जिस बालक को, वह बालक ही ऐसा कह सकता है। कहा गया मतलब संदर्भ में समझ नहीं है उसके पास। अगला प्रश्न देख लेते हैं। भाषा की पाठ्य पुस्तक ऐसी हो जिसमें, देखिए दोस्तों भाषा की जो पाठ्य पुस्तक होती है ऐसी होनी चाहिए जिसमें आपके जीवन और भाषा के विविध रंग होने चाहिए। क्या होना चाहिए? भाषा की पाठ्य पुस्तक जो है पाठ्य पुस्तक में जिसमें जीवन और भाषा के में विविध
रंग होनी चाहिए, ऐसी पुस्तक होनी चाहिए। अगला प्रश्न स्क्रीन पर आ चुका है। भाषा की पाठ्य पुस्तक का निर्माण करते समय सबसे कम महत्वपूर्ण बिंदु क्या होता है दोस्तों? तो जब भाषा की बात करते हैं तो भाषा आपकी हिंदी भाषा है। सभी मेरे प्यारे मित्रों को तहे दिल से नमन है, शिक्षक बंधुओं को। भाषा की पाठ्य पुस्तक का निर्माण करते समय सबसे कम महत्वपूर्ण जो बिंदु होगा, देखिए दोस्तों, अभ्यास में वैविध्य इम्पोर्टेंट है, विषय वस्तु में वैविध्य इम्पोर्टेंट है, भाषा की विभिन्न छटाएं इम्पोर्टेंट है, लेकिन अ फ्यू इम्पोर्टेंट पाठों की संख्या है। कोई भी, ठीक है, नथिंग बोल सकते हैं, बहुत ही कम महत्वपूर्ण, फ्यू इम्पोर्टेंट। फ्यू मतलब क्या होता है? कम होता है। अ फ्यू मतलब क्या होता है? बहुत ही कम होता है, ठीक है। तो कम महत्वपूर्ण बिंदु, ठीक है। पाठ्य पुस्तक के निर्माण करते समय अभ्यासों में वैविध्य देखना चाहिए, विषय वस्तु में वैविध्य देखना चाहिए, भाषा की विभिन्न छटाएं, लेकिन पाठों की संख्या यह कम महत्वपूर्ण करता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या है। शब्द सामग्री के कक्षा में प्रयोग से जुड़ी व्यवहारिक समस्या है। दोस्तों, कक्षा आपकी कैसी है? शब्द सामग्री के कक्षा के प्रयोग से जुड़ी व्यवहारिक समस्या जो होती है वह होती है ज़्यादातर अध्यापकों के प्रशिक्षण में कमी होना, ठीक है। छात्रों की उदासीनता नहीं होती है, उपरोक्त दोनों या उपरोक्त में से कोई नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन शब्द सामग्री के कक्षा में प्रयोग से जुड़ी जो व्यवहारिक समस्या सबसे ज़्यादा आती है वह अध्यापकों के प्रशिक्षण में कमी होना आती है। अगला प्रश्न देख रहे हैं। प्रश्न क्या पूछा जा रहा है? विचारों की अभिव्यक्ति किस प्रकार के प्रश्नों में हो सकती है? जो आपके विचारों की अभिव्यक्ति होती है वह किस प्रकार के प्रश्नों पर होती है? वस्तुनिष्ठ प्रश्न पर, निबंधात्मक, लघुत्तरात्मक या आपके अतिलघुत्तरात्मक? तो विचारों के अभिव्यक्ति किस प्रकार के प्रश्नों में हो सकती है दोस्तों? तो वह आपके निबंधात्मक प्रश्नों में होती है, क्योंकि विचारों की अभिव्यक्ति, विचार आपका पूरा होगा निबंध के टाइप में कर सकते हैं। निबंध यानी कि सभी लोग जानते हैं कितने आपके होने चाहिए, ठीक है, लगभग आपके 100 शब्दों से ज़्यादा होना चाहिए। तो आपके विचारों का अभिव्यक्ति जो है निबंधात्मक प्रश्नों में हो सकती है। तो राइट ऑप्शन आपका सेकंड हो जाएगा। दोस्तों, ये क्लास आप लोगों को कैसी लगी कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं, और ऐसे ही मॉडल पेपर और बेहतरीन तैयारी करने के लिए और शिक्षक भर्ती में सिलेक्शन के लिए आज ही ज्वाइन कर लेंगे जायसवाल कोचिंग सेंटर, और भाई जायसवाल सर के साथ बेहतर तैयारी करें दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।